वालेकुम मिस। उस्मान साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उस्मान साहब शुरू करते हैं, चूँकि स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ इसको ज्वाइन करते रहेंगे, वो साथ साथ कर रहे हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Before introducing today's topic, I must first warm welcome our distinguished guest, Dr. Tarina Musaddiq. Let me first introduce our distinguished guest speaker. She is a postdoctoral research fellow with the Education Policy Initiative at Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan. Her research interests are in the field of economics of education, health economics, and development economics. She did her PhD in economics from Georgia State University, USA. आप जो वर्किंग पेपर्स हैं या जो इंटरेस्ट एरियाज हैं, जब हम उनको देखते हैं तो उसमें जो एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है डिफरेंट फील्ड्स में, यानी जैसे मैं आपके सामने उनके दो वर्किंग पेपर्स के जो टाइटल्स हैं वो पढ़ता हूँ। एजुकेट द गर्ल्स, लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान। इसी तरह से आपके जितने वर्किंग पेपर्स हैं वो इसी फील्ड के अंदर हैं। एकेडमिक डिस्टिंक्शंस भी हैं। 2017 में क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स अवार्ड आपको दिया गया है, जो कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से है। Now let me introduce you today's topic of the webinar, long run effects of education in developing countries. तो आपके ज़रूर आप में सवाल पैदा होगा कि education is not only important for developing countries but also important for developed nations. और education चूँकि ये एक ऐसा कह लें कि बड़ा उन्वान है, एक ऐसा बड़ा मौजू है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही में नहीं है। हम देखते हैं कि जितने भी फील्ड्स हैं किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, सोसाइटी के लिए, तो एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा उसकी इम्प्लीकेशंस है, उसकी बहुत सी इम्पोर्टेंस है। लेकिन टाइम लिमिटेशन को सामने रखते हुए हम इसको जो टॉपिक है उसको कंफाइन किया, लॉन्ग रन इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ओनली। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी ये जो सेशन होगा ये इस तरह से होगा कि इसमें सबसे पहले हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर तरीना मुसद्दिक, वो आपसे इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगी, इस पे बात करेंगी। उसके बाद जो सेशन के लास्ट 10 मिनट्स हैं उसमें हम सर फुरकान मकसूद से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो उसको कंडक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। प्लीज़ डॉक्टर तरीना मुसद्दिक, आप प्लीज स्टार्ट कीजिएगा आज अपना टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन so that I can then share my presentation. आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? जी जी बिल्कुल देख रहे हैं। Okay. So thank you very much for the introduction. And जैसे उस्मान साहब ने कहा, बहुत वाइड टॉपिक है जो कि आधे घंटे में कवर करना, इवन जिस पे मैंने नैरो डाउन किया है उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। बट आई ट्राई माई बेस्ट to give the students today a background on long-run effects of education in developing countries, and particularly today I will talk about long-run effects of education in developing countries for women. So to start with, the question that I'm going to address in my presentation today is, what are the long-run effects of education for girls and women in developing countries, and in particular for Pakistan, because that's where my work focuses and that's what interests all of us here as well.
So my presentation is divided into three main sections for students today. One is, why is this an important question for us? Why should we be looking at education? Why should we be looking at long run effects of education? And why should we be looking at it for Pakistan? In the next section, I'm going to talk about why this is so difficult to answer in economics. It seems simple, but it's not easy to estimate what the effect of education is on the long run. So I'm going to talk about what are the issues, and then how do we overcome those issues? How do we solve those issues to be able to correctly estimate the impact of education in the long run. And then in the final section, I will talk about what we already know. हमें research क्या बताती है इस बारे में, right? So कुछ existing studies जो कि पाकिस्तान पे नहीं है, but और developing countries में है, which tell us the long run effect of women's education in those countries. And then I will discuss some of my own work that looks at long run effects of education for women in Pakistan, which Usman Sahab also referred to at the start. So to start with, why is this an important question for all of us? So it's very common that we get to hear a lot, both among people who make policies, and in general, the worldview is that when you educate women, you get a lot of benefit out of it. So for example, if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation. That's a very common saying we hear at a lot of times. People tend to say that when girls are educated, their countries become stronger and more prosperous. We are able to reduce poverty by education. And Jim Yong Kim was the recent World Bank director who invested a lot in terms of girls' education in a lot of developing countries. And he said one of the best ways to stop poverty from being passed from generation to generation is to educate girls. The UNICEF believes that if all women in the world have secondary education, which means they all complete at least 10 to 12 years of education, we can reduce child deaths by half. And by this, they mean the intergenerational effect of mothers being educated leads to better outcomes for children as well. So there's a lot of, the general worldview is that educating women leads to a lot of benefits. Then we're going to try and see if we actually see this in our estimation and not. Second reason why it's important to look at it is that we worldwide, there is a lot of investment being made in girls' education with this background that just by educating girls, we'll be able to resolve a lot of other problems as well. So for example, the problem at hand is the problem is so big that there are 130 million girls around the world who are out of school, which means that these are girls who should be in school because they're of school going age, but they are not attending school. So to address this concern, a lot of different organizations around the world invest a lot of money for girls. The World Bank, for example, in the past 5 years has invested 2.5 billion US dollars to help increase education for girls in developing countries. For Pakistan itself, हमें बहुत aid मिलती है जो कि सिर्फ लड़कियों की education के लिए मिलती है. For example, Let Learns Girls Initiative, Global Partnership for Education, Department for International Development का आधे से ज़्यादा budget सिर्फ education पे जाता है पाकिस्तान के लिए. So there are lots of investment being made, but what is the gain that we are making from it? हमें उसका long run में फायदा क्या हो रहा है other than the primary aim of sending girls to school? So it's important to understand that. And then finally, पाकिस्तान के लिए ये क्यों important है? Why is it important for Pakistan? और कौन सी ऐसे मसले हैं पाकिस्तान के जो हम लड़कियों को educate करने से solve कर सकते हैं? So the issue in Pakistan is huge. 1 in every 10 out of school girls in the world are from Pakistan. So जो अभी 130 million girls की बच्चों की हमने लड़कियों की बात की जो स्कूल नहीं जाती जिनको जाना चाहिए, उनमें से 13 मिलियन सिर्फ पाकिस्तान में ही है. यानी कि 13 बच्चियां हैं पाकिस्तान में जो कि स्कूल गोइंग एज की हैं लेकिन वो स्कूल नहीं जाती. Majority of this is because of low secondary school enrollment. Grades 6 to 8 और grades 9 to 10 में the female enrollment rate is extremely low. अगर हमने इसका इम्पैक्ट देखना है तो हम किस पे देखें? यूजली लोग इम्पैक्ट देखते हैं एजुकेशन का कि क्या ज्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं डू दे अर्न हायर इनकम and do they work more? Employment पे क्या effect है? In Pakistan, it's a little tricky to do that for women for 2 reasons, and I'll talk about the other reason later. But basically, there's very low labor force participation rate. About 20 to 25% of women in Pakistan actually work.
And this does not vary with education level. It's not like जो बहुत ज़्यादा educated women हैं जिनके पास university degrees हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ऐसा नहीं है. Rate of participation across different education levels बहुत ज़्यादा vary नहीं करता, जो कि आपको बाकी मुल्कों में vary करता हुआ नजर आता है. लड़कियों की एजुकेशन को यूज करके हम किस तरह की चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं यूजुअली. First is maternal health, which is a big issue for Pakistan. So maternal mortality ratio in Pakistan is 237 per 100,000 live births. This tells us maternal mortality ratio pertains to women who die because of childbirth related reasons. Either during pregnancy or at the time of childbirth, they die because of a reason related to it. अब आपको ये आइडिया देने के लिए कि ये कितना बड़ा फिगर है, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की एवरेज देखें तो ये 12 है, 12 है. पाकिस्तान में ये इस वक्त 237 है. इसके बहुत से रीजंस हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट underage marriage, child marriages पाकिस्तान में होती हैं. There's low rates of prenatal care. There's lack of skilled attendance at the time of birth, and women don't get vaccinated during pregnancy. So that's one issue that we hope that once women are more educated, we might be able to counter it. And then there are two other things that a lot of times women's education is linked to better child outcomes. That if women are more educated, there will be intergenerational effects and their children will do better. Why is this important for Pakistan? Pakistan में ये बच्चों की outcomes important क्यों है? Let's look at infant health. We have the worst infant mortality ratio in the world. 1 out of every 20 children that are born in Pakistan dies within the first month of birth, which means that 10% of all newborn deaths around the world come from Pakistan. And then at the time of birth, 1 in every 3 children are of low birth weight. When we come to education, I've also already mentioned this. We have a huge population of out-of-school children. मैंने पहले girls की बात की थी. अगर आप लड़कों और लड़कियों दोनों को देखें, तो there are around 22 million children in Pakistan who are out of school, and this is the second highest number of out-of-school children after Nigeria in the world. And then infants के बाद अगर आप बच्चों की health की बात करें, तो children under the age of 5 mortality is also high. So there's a lot of children who die between the ages after birth and between the age of 5, and those who survive don't do well on health measures. 44% are stunted. Stunted का मतलब है कि उनकी age के हिसाब से उनकी height बहुत कम है, and 1 in every 2 is anemic. So these are big issues that we are facing. Can we resolve some of them by introducing good programs for educating girls? Now I'll move to the second part of my presentation. Because in this part we were just trying to look at why is this an important question. In the second part, we're going to discuss why is it so difficult to estimate this. If we want to estimate what is the impact of girls' education, why is it so difficult to estimate this effect? It's because of the problem of what we call in economics endogeneity. So it would be really simple. The question that I would ask is, can we compare girls who get more education to girls who get less education and see the difference? So can I just compare a girl who doesn't, in Pakistan, who never goes to school, and another girl who has at least, education up till metric? Can I compare these two girls and take their difference and say, this is the difference, this is the difference. The difference in them is because one is less educated and one is more educated. If we could do that, it would be very simple, but we can't do that. And the reason we can't do that is that girls who choose to get more education are different from those girls who don't get education. And the difference is not just educational attainment. There are a lot of other reasons that these girls are different as well. So for example, these girls are different in their motivation, they're different in their ability, they come from households where parents have different levels of education, and they come from households where parents have different incomes. So in a simple comparison, if I compare a girl with no education to a girl who has completed metric, I am mixing the effect of all these other factors as well. And I want just the effect of education. So that is why it gets complicated. So does this mean that we can never estimate the impact of education? That's not the case. We can still estimate the impact of education. And how can we do that? We can look for policy changes that are unrelated to all these things like parents' education and higher income and ability, that are not related to all these factors,
but they do end up changing girls' education. These are called natural experiments or causal experiments. Some of the examples of natural experiment or quasi-random experiments in education are school opening reforms. So around the world, बहुत सारी countries में जिनमें बहुत low literacy rates था, there have been years where the government decided that there is a shortage of schools and we need to have a school opening reform where we open a lot of schools at the same time. Now that is like a natural experiment that's not related to your parents' income, but if a school opens near your house, it's going to affect your education. So there's a lot of literature that exploits such school opening reforms in Indonesia, in Zimbabwe, and Taiwan, and I have some work on Pakistan on it. Pakistan had a school opening reforms in the 1980s. And in the US, a lot of literature uses college openings and the timing of the college openings as natural experiments. A lot of literature also uses compulsory schooling laws. In Turkey, for example, recently compulsory education expanded. It was up till grade 5 and then it expanded up till grade 8. So that's an experiment that you can use to estimate the impact of education. And just any other policy change that's imposed by the government that incentivizes people to attend school, it's a natural experiment. So instead of just picking up any two, we compare women who are affected by that change and women who are not affected by that change. And I will explain that more when I explain my work on the conditional cash transfer program in Pakistan. The other reason why it's difficult to answer this question for developing countries are data issues. We don't have as much and as good data as other countries have. So traditionally in the US, अगर US में कोई ये education estimate का impact estimate कर रहा होगा, तो वो education का impact estimate करेगा लोगों की income पे, लोगों की employment पे, लोगों की labor force participation पे. पाकिस्तान में जब आप विमेन पे ये करने की कोशिश करते हैं तो दो इश्यूज हैं. एक तो जैसे मैंने पहले कहा कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत लो है, जिसका मतलब है कि आपके पास बहुत कम ऐसी खवातीन होंगी जिनकी इनकम आप रिकॉर्ड कर सकेंगे. दूसरा इशू ये है कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल भी है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स क्लस्टर सर्वे है या पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग मेजरमेंट सर्वे है, उसके अंदर जब आप एम्प्लॉयमेंट और औरतों की इनकम का डेटा देखना शुरू करते हैं तो वो बहुत मेसी है. उसके अंदर बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज होती हैं, रिकॉर्ड ही नहीं करते वो औरतों की इनकम. सो इट मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट. So coming back to the question that I asked earlier, given these issues, does this mean we can never estimate the impact of education for women in Pakistan? We can still estimate the impact. अगर आपके पास इनकम का डेटा नहीं है औरतों का और उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का डेटा नहीं है, लुक एट अदर आउटकम्स जिनके ऊपर डेटा कलेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल जो मैंने सर्वेस मेंशन किए उसके अंदर हर औरत की एज, किस एज पे उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, जब बच्चे पैदा हुए डिड शी गो टू मैटरनिटी क्लिनिक्स टू कंसल्ट डॉक्टर्स एंड मिडवाइफ्स और नॉट, एंड देन द इंटरजेनरेशनल इम्पैक्ट्स. उन औरतों जो एजुकेटेड औरतें हैं उनके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होता है, उनकी हेल्थ आउटकम्स पे क्या इम्पैक्ट है, उनकी एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है. और दिस इज व्हाट आई डू इन माय वर्क एज वेल, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ व्हाइल. And before I go into that, before I go into what we actually see in the literature using data, I'll talk very briefly about economic theory. हमें economic theory क्या बताती है कि क्यों हम expect करते हैं कि educated खवातीन जो हैं वो कम educated खवातीन से compare differently behave करेंगी. तो अगर आप बहुत पीछे जाए 1960s में जब ये थ्योरी डेवलप होना शुरू हुई थी, तो इसके अंदर पहला काम गैरी बेकर ने किया था, एंड ही सेड दैट women who are educated compared to women who are less educated are going to make different fertility decisions. By fertility decisions we mean how many children they choose to have. वो अपना फैमिली साइज क्या रखती हैं. इसके बहुत से रीजंस हैं. फॉर एग्जांपल women who are who continue their education and who go out to work, they prefer to have lesser number of kids than compared to women who don't. And why? Because they are educated women, and this is called the quantity and quality trade-off. They want less quantity of kids, but they want to give them say better resources. So if the quantity is less, you're able to invest more in the health of each child. You have more resources to invest in the education of each child. So this is called the quantity and quality trade-off. Educated people make better health decisions from themselves. They spend more of their income
that make them healthier and they make better health decisions, and they invest more in their child human capital. बच्चों की education और बच्चों की सेहत के अंदर वो ज़्यादा invest करते हैं if they are more educated. This is what the theory says. There are a lot of practical models जो हमें ये दिखाते हैं. अब पाकिस्तान में हम क्यों expect करेंगे कि अगर औरतें ज़्यादा educated हैं तो वो different decisions लेगी. सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान में there's a huge issue of underage marriage. बच्चियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है. So the mechanism at play here is that if girls are continuing their education and they're staying in schools and colleges longer, that will delay their marriage as well. They have higher exposure to the society. They're able to communicate better, which means that they're able to better seek help for themselves and for their children. They respond better to health campaigns. When they're more educated, they have better literacy and numeracy skills. So consulting a doctor, for example, and then giving medication to yourself and your children at home, it's better if you have better literacy and numeracy skills. And then there's a marriage market effect. Marriage market effect refers to the fact that women who are more educated, they tend to marry more educated men as well. And so the overall household is more educated, and then that translates into a lot of further benefits as well. पाकिस्तान में कौन सा मैकेनिज्म एट वर्क नहीं होगा, किस चैनल के थ्रू हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटकम्स नहीं इफेक्ट होंगी? वन इज इनकम. This goes back to which I said earlier. Andrabi et al. का एक paper है which shows that women's education does not really change their income. So more educated women in Pakistan don't necessarily earn more than those who do not. So income is not the channel. It's not कि अगर औरत ज़्यादा educated है, वो ज़्यादा पैसे कमा रही है, इसलिए उसके बच्चों की सेहत भी बेहतर हो सकती है. That's the channel that's not there anymore. In the interest of time, I'll move to the last part of my presentation. Iske andar, I will talk about what do we know about girls' education and its impact. I will give a brief overview of what we know from other countries, and then I'll talk about my own work on Pakistan. So in terms of empirical evidence, by empirical evidence, I mean we use data from these countries. What do we see? So for empirical evidence on returns to girls' education in developing countries, we generally see lower fertility. And by lower fertility, it can mean two things. One is that their overall, the number of children that they have is less, which is a huge problem for countries like Pakistan that are experiencing very high rates of population growth. And two, it can mean that they delay having children, which means they start having children at a later age. So so these papers that I have mentioned here, Osili and Long, the Duflo study, Gripen and Bhardwaj studies, and Behrman studies, they're in different countries. So for example, we see in Nigeria, in Indonesia, in Zimbabwe, in a certain other sub-Saharan African countries, that even if girls are given primary schooling, they make better decisions about their family size and how many children to have. We also see that women secondary schooling, this is a natural experiment that they use in Zimbabwe, their infant and child mortality rates are better. Their children are more likely to survive and not die if they have secondary schooling. And then we also see that if women are more educated, their children turn out to be more educated as well. In Pakistan, we know through an Andrabi et al. Study. We also have some other studies from India and Indonesia that look at this effect through the generations, and we see that educated women their children tend to have better outcomes as well. And finally, to my own work that I'll try my best to summarize quickly in the five or 10 minutes that I have. This is joint work with Farah Saeed from Lahore School of Economics, and we look at the female secondary stipend program of Punjab. This program started in 2004. और this program was based on literacy rates of districts. So पंजाब में इस वक्त 36 districts हैं, उनमें से 15 districts ऐसे हैं जिनमें literacy rate 1998 में 40% से कम था. 40% से कम लोग उन districts में they could read or write. तो वो जो 15 districts हैं उनके अंदर ये program introduce किया गया था, और उसमें ये था कि if लड़कियां जो कि classes
6, 7, 8, 9 और 10 अटेंड कर रही हैं in schools in those districts, अगर वो 80% of the time school आएंगी, if they maintain an attendance rate of 80%, तो गवर्नमेंट उनको in return पैसे देगी, स्टाइपेंड देगी. कितना स्टाइपेंड देगी? It's around 600 rupees or $10 each quarter. It has changed recently, but the time period that I look at, this is what the statistics are. उन लड़कियों को 600 रुपए दिए जाएंगे हर क्वार्टर. और 600 रुपए अमाउंट क्यों सेट की गई है? बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि इन 600 रुपयों में उनके यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स की कॉस्ट कवर हो जाएंगी. इट्स नॉट अ लार्ज इनकम शॉक. 600 रुपए क्वार्टर में मिलना इन घरों के लिए कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं है. It's very small percentage of the expenditure. So it's basically just making sure कि उन लड़कियां जो लड़कियां इसलिए स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म के या टेक्स्ट बुक्स के या ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है, वो पैसे पूरे हो सके और वो लड़कियां स्कूल आ सकें. तो ये प्रोग्राम है, ये पंजाब के 15 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक चल रहा है. इट्स स्टिल रनिंग. बहुत सारे लड़कियां एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, अराउंड more than 400,000 girls in more 6,800 schools since the start of the program received stipends. They've been given money because they maintained their attendance of 80%. और हमने कुछ प्रीवियस पेपर्स में देखा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम स्कूल एनरोलमेंट रेट पे बहुत जंप आता है. बहुत ज्यादा लड़कियां स्कूल आना शुरू कर देती हैं. दे स्टार्ट अटेंडिंग स्कूल बिकॉज ऑफ दिस मॉनेटरी इंसेंटिव जो हम उनको दे रहे हैं. मैं अपनी स्टडी में मल्टीपल इंडिकेटर्स क्लस्टर सर्वे मैं और फरा यूज करते हैं. अक्रॉस 4 राउंड्स ऑफ सर्वे हम यूज करते हैं, 2003, 11, 14 और 18 का. इसके अंदर औरतों की जो सर्वे होती है उनकी बहुत डिटेल है ऑन देयर स्कूलिंग, एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ फर्स्ट बर्थ, मैटरनल हेल्थ केयर, उनके बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो हम बेसिकली ये देखने की कोशिश करते हैं, हम औरतों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कंट्रोल ग्रुप और ट्रीटमेंट ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप क्या है? वो औरतें जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं जिनमें ये प्रोग्राम नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, और ट्रीटमेंट वो जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में रहती हैं जिनके अंदर ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर इसको कहते हैं, जो कि उनको दिया गया है. एंड देन हम ये और हम फर्दर उन औरतों को डिवाइड करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स. देखिए, जब 2004 में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है, जो लड़कियां ऑलरेडी 17 साल से बड़ी थी, वो सेकेंडरी स्कूलिंग एज से निकल चुकी हुई थी, उन पे ये प्रोग्राम अप्लाई नहीं होता. ये प्रोग्राम उन पे अप्लाई होता है जो अभी स्कूल गोइंग एज में थी. तो इसलिए हम उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर फर्दर डिवाइड करते हैं बाय एज. अगर आप ऑलरेडी 17 साल से ऊपर के थे 2004 में, तो ये प्रोग्राम आपको नहीं इफेक्ट करेगा. अगर आप कम के थे तो ये प्रोग्राम आपको इफेक्ट करेगा. और ये दोनों मेजर्स यूज करके हम हर औरत जो अपनी डेटा में देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि उसको कितने years ये स्टाइपेंड पोटेंशियली मिला होगा. How many years was she in school that this program was also in place, and she might have received a stipend if she did go to school. So इस basis पे हम calculate करते हैं impact of this program on various different outcomes. So start calculate the impact on primary schooling, secondary schooling, and years of schooling by completing. If the program is in place in your district and you are of school going age, are you more likely to complete primary schooling? Are you more likely to complete secondary schooling? And do you end up with more years of education? यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैंने कोएफिशिएंट एस्टिमेट किया हुआ है वो सब के ऊपर पॉजिटिव है, which means that yes, compared to those women who lived in districts or were too older by age when the program was introduced, these girls are more likely to complete primary schooling by around 4% more. These girls are more likely to complete secondary schooling, and these girls are more likely to have more years of education. Class completion wise भी वो ज़्यादा साल स्कूल में रहती हैं. Then we calculate what happens in the very long run. आप स्कूल में थे 2004 में जब ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, आपको स्टाइपेंड मिला उस प्रोग्राम की वजह से. अब जब हम आपको डेटा में देखते हैं तो आपकी एज उससे कंपेयर काफी ज्यादा है. So now we are able to see आपकी कब शादी हुई. So does it delay child marriage? Do women delay marriage because this program is in place? और यहाँ पे जो आप नेगेटिव कोएफिशिएंट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि women are less likely to get married before the age of 16 and they are less likely to have their first child before the age of 15. तो जो child birth, तो ये जो child marriage और underage child birth का इशू है,
that is being reduced by this program because लड़कियां ज्यादा देर potentially स्कूल में गुजारती हैं, तो आपका underage child marriage जो है वो counter हो जाता है because of this program. Then we look at when they have children, do they go to the doctor more often or a clinic more often to get pre and postnatal care? Prenatal care, of course, is during pregnancy. Postnatal care is after giving birth to a child. And again, the positive coefficient here that we see tells us that these women who benefit from this program and stay in school longer and get more educated, they're more likely to seek help, maternal health care as a result. And then we also look at some other child health, maternal health measures like skilled birth attendance. Skilled birth attendance is when when you gave birth, were you attended by a trained doctor or a nurse or a midwife? And we see that these women are better at that. And in the interest of time, I'll quickly move on to what we see on their children. We see a similar effect on their positive effect on their children as well. जब उनके बच्चों की health outcome इफ यू, ये औरतें स्कूल में थी, इनको कंडीशनल कैश ट्रांसफर मिला, 10 साल बाद हम उनको अपने डेटा में देखते हैं और हम देखते हैं कि उनके बच्चे भी हो गए हैं, उनके बच्चों की सेहत पे क्या इफेक्ट है बिकॉज उनकी माएँ ज्यादा एजुकेटेड हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. वी सी वेरी पॉजिटिव गेन्स. WAZ and HAZ is weight for height, weight for age and height for age. So उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट और वेट ज्यादा चांस है कि बेहतर होंगे. बच्चे कम चांस है कि अपनी एज के हिसाब से अंडरवेट होंगे और कम चांस है कि उनके बच्चे जो हैं वो अपनी एज के हिसाब से उनकी हाइट कम होगी. सो इन ओवरऑल देयर किड्स आर मोर हेल्दियर, दे आर डूइंग बेटर बिकॉज देयर मदर्स आर मोर एजुकेटेड. And then we look at some other measures as well. उनके बच्चों का ज्यादा चांस है. This birth registration here tells us that these kids, they are more likely to have a birth certificate that's registered with the government. They are less likely to have been sick. They fall sick less likely. और ज्यादा चांस है कि ये बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे. अगर एजुकेटेड माएँ हैं तो वो अपने बच्चों को ज्यादा चांस है कि वो उनके अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाएंगी और उनकी बेहतर हेल्थ केयर कर सकेंगी. इस प्रेजेंटेशन का मकसद आप लोगों को समझाना था क्यों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, क्या हमें इश्यूज होते हैं इसकी एस्टिमेशन में. एंड देन फाइनली we have actually last 7 minutes, ma'am, so please. Yeah, I'll just quickly wrap up. And then finally the aim was to show you that this is a program that was just aimed to encourage girls to go to school. मकसद ये था कि लड़कियां सेकेंडरी स्कूल से ड्रॉप आउट मत करें बट जाती रहें और उनको लाने के लिए हम थोड़ा से पैसे दे देंगे हर महीने. बट आप देखें कि इसका लॉन्ग रन में हमने कितना फायदा देखा है उन औरतों की अपनी हेल्थ पे और उनके आगे से बच्चों की हेल्थ पे भी. तो एजुकेशन प्रोग्राम जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें ये सारे फायदे जहन में रखने चाहिए. आई एम सॉरी टाइम कम है बट अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो यू कैन रेज योर हैंड और सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे. जिस तरह आप कह रहे थे कि जी एजुकेशन के मतलब फर्टिलिटी पे इफेक्ट्स होते हैं, बाकी एटीट्यूड पे इफेक्ट्स होते हैं, दिस एंड दैट, वो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं अपनी जगह पे, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. यानी हमें कंफर्म नहीं है कि मैं अगर एफए कर लूँगा, बीए कर लूँगा, मेरी 14 ईयर की एजुकेशन हो जाएगी तो उसके बाद मुझे कंफर्म है कि जॉब मिल जाएगी. अगर मुझे ये कंफर्म हो जाए कि मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं अंडरस्टूड है कि उसको पढ़ूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा. जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने कोई प्रोग्राम शुरू किया हुआ था जिसमें आप 600 रुपीज़ जो है वो दे रहे हैं, तो जब आप 600 रुपीज़ दे रहे हैं तो जंप कर जाता है एनरोलमेंट रेट. इसका मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लिंक नहीं कर रहा इकोनॉमिक वैल्यू के साथ. अगर हम उसको लिंक कर दें तो क्या पॉसिबल नहीं है कि हम क्लोज टू 100% लिटरेसी रेट जो है उसके करीब चले जाएंगे? इस पे कुछ कमेंट कर दीजिएगा. मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ इकोनॉमिक वो ऑफ कोर्स ये रीजन होता है बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस एज वेल. हमारे स्पेशली में देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल बैरियर एज वेल. बहुत ज्यादा मेंटल बैरियर भी है जिसको आई थिंक रिमूव करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट. लड़कों के केस में मे बी हाँ इकोनॉमिक इंसेंटिव इज नॉट देयर बट आई थिंक लड़कियों के केस में आपको कल्चरल बैरियर भी देखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि मैं देखूं कि इन लड़कियों की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे या इनकी एम्प्लॉयमेंट पे या इनकी इनकम पे क्या फर्क पड़ता है. क्या ये लड़कियां क्योंकि स्कूल में ज्यादा रहती हैं एक्चुअली जाके नौकरी भी करती हैं फिर
बट वो हम डेटा में देख नहीं सकते, इसलिए मुझे कुछ और आउटकम्स पे देखना पड़ा। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारी स्टडी भी शो करती है, बट मेरा ख्याल है there's lots of other barriers that we also need to address. यकीनन, चूंकि एक आप देख सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने विलिंग थे इसको लर्न करने के लिए, कि उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बता रही है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स है अगर आप उनको बाउंड ना करें तो उनकी जो अटेंडेंस है वो इसी तरह से होती है। उस्मान साहब का एक क्वेश्चन है कि देयर इज प्रोग्राम रनिंग इन पंजाब नेम्ड द पंजाब लिटरेसी एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम इंस्टीट्यूट in 2009 by the government of Punjab. Is the impact of this program is included in your study? नहीं, मैंने पंजाब लिटरेसी लाइवलीहुड प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ ये लड़कियों का प्रोग्राम देखा है, और इसलिए जो मैं उसका इम्पैक्ट देखती हूँ वो भी सिर्फ लड़कियों की लॉन्ग रन आउटकम्स पे देखती हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं अपनी एस्टिमेशन करती हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट और ईयर ऑफ बर्थ के इफेक्ट्स को कंट्रोल करती हूँ, जो कि एनी अदर प्रोग्राम दैट इज रनिंग उस इफेक्ट निकाल के मुझे इसका इम्पैक्ट बता रहा है। तो मिक्स अप नहीं हो रहा है इम्पैक्ट उस प्रोग्राम का, लेकिन मैंने उस प्रोग्राम को स्टडी अपनी उसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई और में से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके इसको पूछ सकते हैं। सर मैं इस लिटरेसी प्रोग्राम पे कमेंट कर सकता हूँ? जी जी प्लीज प्लीज। मैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये जो प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, इससे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया जा रहा है वो फीमेल एजुकेशन सेक्टर में ही है, और ये इनफॉर्मल सेक्टर है, यानी यूनियन काउंसिल की सतह पे घर के अंदर स्कूल बनाए गए हैं, और घरों के अंदर जो स्कूल हैं वो फीमेल टीचर्स जो है ना वो उसको रन कर रही हैं, और देहात की वो बच्चियां जो स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी ना किसी प्राइवेट स्कूल में रजिस्टर्ड है, ना किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर रजिस्टर्ड है, या स्कूल उनके गांव से काफ़ी फासले के ऊपर है, तो उनको उस घर के स्कूल के अंदर उनको रजिस्टर किया जाता है और उनको किताबें फ्री दी जाती हैं, और इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन तक ये इसको कंप्लीट किया जा रहा है, और बाद में उनको फॉलो किया जाता है ताकि वो मिडिल एजुकेशन के लिए किसी गवर्नमेंट स्कूल को परसू कर सकें या उसमें रजिस्टर हो सकें। और ये पूरे पंजाब में है? जी जी, पूरे पंजाब में ये लिटरेसी डिपार्टमेंट इसको मैनेज कर रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखेंगे, ये अभी हमने 15 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ ये प्रोग्राम रन कर रहा है जो मैंने एवेल्युएट किए, और उसका इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो जो आप कह रहे हैं वो भी बहुत 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 जरूरी है। लड़कियां प्राइमरी कंप्लीट करेंगी तो सेकेंडरी स्कूलिंग, सो प्राइमरी स्कूलिंग इज आल्सो ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, कोई और आप में से क्वेश्चन पूछना चाहें? आई थिंक मजीद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपने हमें टाइम दिया। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू एवरीवन। जो इस वक्त, आई नो पाकिस्तान में बहुत शाम का टाइम है, so thank you everyone who took out the time to come and listen. If you have any questions, please feel free to email me if you want to know anything more about this. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Khuda Hafiz.